हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे थे क्लास 11th के एनसीईआरटी का। और 11th के एनसीईआरटी का जो 15 चैप्टर है, इसमें हमने अपना आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था इसी वीडियो के पार्ट 1 में। ये वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हमारा जो जितना चैप्टर बचा हुआ हम उसको कवरअप करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था गाइस कि इकोलॉजी क्या होती है, पारिस्थितिकी क्या होती है, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले इकोलॉजी वर्ड को किसने यूज़ किया, और आपका जो इकोलॉजिकल सिस्टम उसके कितने टाइप होते हैं, बायोम क्या होते हैं, और इसके साथ साथ आपकी फूड चेन क्या होती है और टाइप ऑफ बायोम। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे। तो आज की जो हमारी ये वीडियो शुरू होने जा रही है, ये शुरू होगी आपकी जैव भू रासायनिक चक्र से। ठीक है, बायो जियो केमिकल सर्कल से। तो देखते हैं क्या होता है ये सर्कल। तो हमें जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलती है और हमारा सारा जीवन भी उसी ऊर्जा पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है। आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये कह सकते हैं हम इसे कि जीवन की प्रक्रिया को आरंभ करती है। हरे पौधे हमारे भोजन का और हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन यौगिक ये सब कुछ में बदल जाती हैं। और धरती पर पहुंचने वाले सूर्य ताप का बहुत छोटा भाग, केवल 0.1% हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यूज किया जाता है पौधों के द्वारा। और आधे से अधिक भाग की बात करें ना, तो पौधे की श्वसन विसर्जन क्रिया में, और शेष भाग पौधों के अन्य भागों में संचित हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। पौधों पर जीवन विविध प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक के अंतर संबंधों पर सभी प्रकार के जीव आपके निर्भर रहते हैं। अलग अलग इकोलॉजिकल सिस्टम पर आपके सभी तरीके के जो जीव है वो निवास करते हैं और इस विविधता में ये जिंदा रह सकते हैं। और अगर हम बात करें ना, तो इसमें 3 चीज़ें जरूरी चाहिए होती है पौधों को, एक तो पानी, एक ऊर्जा, एक पोषक तत्व। और इनकी उपलब्धता संसार के आपके अलग अलग भागों में अलग अलग है और इनकी भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ साथ सामयिक भी है। यानी 12 के 12 महीने में आपको अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर है, पानी है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो 100 करोड़ वर्षों से बात करें तो हमारे वायुमंडल और जलमंडल की संरचना में कुछ आपके बदलाव आते रहे हैं। ठीक है, लगभग तो एक जैसा, बस थोड़े बहुत तो बदलाव हुए हैं। और इन तत्वों का जो ये संतुलन है, ये पौधों और प्राणी उत्कों में होने वाला चक्रीय प्रवाह कहीं ना कहीं कायम रखता है। ठीक है, अगर ये चक्रीय प्रवाह नहीं होता तो ये बदलाव आपके बहुत ज़्यादा हो जाती। रासायनिक जो तत्व हैं इनके अवशोषण से, यानी इनको ग्रहण करने से आरंभ होता है चक्रीय, ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें वायु, जल और मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। ये चक्र पूर्णतः सौर ताप से, यानी जो सूर्य की ताप है उससे संचालित होते हैं। जीवमंडल में जीवधारा और पर्यावरण के बीच रासायनिक जो तत्व हैं उनके चक्रीय जो प्रवाह होता है उसे ही कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सिंपल भाषा में भाई, जो आपका बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, उसमें जो भी जीव है और उनके पर्यावरण के बीच जो रासायनिक तत्व है उनका जो आदान प्रदान होता है, जो एक चक्र सा, सर्कल सा चलता रहता है, उसे कहते हैं बायो जियो केमिकल सर्कल। बायो का अर्थ है जीव, जियो का अर्थ है पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानें, मिट्टी, वायु, जल। ठीक है, तो जैव भू रासायनिक चक्र है होता है ये। तो ये 2 प्रकार का होता है मेनली, एक होता है आपका गैसीय और एक होता है गैसीय और दूसरा तलछटी। गैसीय की बात करें तो जो आपका गैसीय चक्र होता है, इसमें पदार्थों का मुख्य भंडार आपके वायुमंडल और महासागर होते हैं गैस की। और तलछटी चक्र की बात करें तो हमारी जो क्रस्ट है उस पर जो भी मिट्टी, तलछट और जो भी अन्य प्रकार की चट्टानें हैं वो सभी इसके स्रोत होते हैं। ठीक है, तलछटी चट्टानों की। नेक्स्ट आता है वाटर सर्कल। वाटर सर्कल अभी, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। वाटर सर्कल कुछ नहीं है, सभी जीवधारी वायुमंडल और स्थल मंडल में जल का एक चक्र सा बनता रहता है। तरल में, गैस में और ठोस अवस्था में होता है, इसे जलीय चक्र कहते हैं। सिंपल वे में बात करें ना गाइस, देखो जैसे आपका ये समुद्र है, समुद्र से पानी वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर उड़ा, बादल बने और वर्षा हुई। ठीक है, तो ये जो वाटर का सर्कल है ये इसी प्रकार से चलता रहता है सभी एरियाज में। नेक्स्ट आता है कार्बन सर्कल। सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है, सभी जीवधारियों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है और कार्बन सभी यौगिक का एक मूल तत्व है। जैव मंडल में असंख्य कार्बन यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है, यानी बदला हुआ रूप है। और ये परिवर्तन की अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण द्वारा आरंभ होता है। और इस प्रक्रिया से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनता है।
ठीक है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनता है, और जो कार्बनिक यौगिक स्टार्च, सेल्यूलोज, सक्रूज इनके रूप में पौधों में संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में भी प्रयोग हो जाता है, और इस प्रक्रिया के दौरान देखो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक ये देख सकते हो डायग्राम कार्बन चक्र का है ये, इसमें दिखा रखा है कार्बन वायु ये जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड थी, पेड़ पौधों ने, जंतुओं ने श्वसन के दौरान यूज़ किया, अपघटन, फिर जो वे मर गए और उनके मृत अवशेष अपघटित हो गए, और अपघटित होने के बाद ये मिट्टी में मिल गए। ठीक है, क्या हो गई, मिट्टी में मिल गई, तो श्वसन भी मिट्टी में मिल गया, वो दोबारा फिर वायुमंडल में गया और दोबारा यहाँ आ गया। इस तरीके से अब यहाँ पे भी देखो वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, पौधों के द्वारा उसको ग्रहण किया गया, श्वसन जंतुओं में पहुँचा, क्योंकि पौधों को जंतुओं ने खा लिया, और फिर जंतु से फिर पौधों के द्वारा, और फिर पौधों ने फिर छोड़ दिया आपका वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरीके से ये कार्बन चक्र चलता रहता है। तो पौधों की पत्ते और जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, पौधों के पत्ते और जड़ दोनों ही करते हैं, और शेष आपका कार्बोहाइड्रेट जो पौधों की जैविक क्रिया में प्रयुक्त नहीं होते तो पौधों के उत्तकों में संचित हो जाते हैं। पौधे या शाकाहारियों के भोजन बनते हैं और सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित भी हो जाते हैं। शाकाहारी उपयोग किए गए कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। तो जो मैंने आपको समझाया ना मोटा मोटा वही है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की नीड नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन चक्र, यानी इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक प्रमुख सह परिणाम होता है ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है बाय प्रोडक्ट। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन भी आपकी शामिल होती है। ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसमें विमुक्त हो जाते हैं, यानी छोड़ दिए जाते हैं। तो ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया, बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। बहुत सारे रासायनिक तत्व आपस में मिलकर उनमें ऑक्सीजन पाई जाती हैं, और नाइट्रोजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन नाइट्रेट बना देती हैं, और अन्य खनिजों और तत्वों के साथ मिलकर भी अलग अलग प्रकार के आपके ऑक्साइड बनाती है। जैसे आयरन के साथ जब मिल जाएगी तो आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सूर्य प्रकाश में अगर हम बात करें तो जब आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो जल होता है यानी H2O, इसके विघटन से भी आपकी ऑक्सीजन पैदा होती है, क्योंकि इसमें जो O सिंबल है ये ऑक्सीजन ही तो है, जो पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल में पहुंचती है। ठीक है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन चक्र चलता रहता है, वायुमंडल से ग्रहण की और वायुमंडल में दोबारा छोड़ दी गई। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र तो वायुमंडल की संरचना में आप सबको पता है सबसे ज़्यादा पार्ट नाइट्रोजन का है, लगभग 78% आता है। वैसे तो इन्होंने नियर अबाउट लिख रखा है। विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे एमिनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, और इसके साथ आपकी विटामिन है, वर्णक है, इन सभी में भी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में नाइट्रोजन है। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जैसे आपके कुछ मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु या ब्लू ग्रीन एल्गी इन्हें प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करते हैं, यानी सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु और आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, और बाकी सभी अप्रत्यक्ष रूप से। सामान्यतः जो नाइट्रोजन होती है नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग बायोलॉजिकल है, यानी जैविक है, क्योंकि अर्थात जीव ही इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। और स्वतंत्र नाइट्रोजन का अगर प्रमुख स्रोत की बात करें तो मिट्टी के जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी क्रिया और उनमें संबंधित पौधों की जड़ें और रंध्र वाली मिट्टी है। यहाँ से क्या होता है, नाइट्रोजन वायुमंडल में रिलीज हो जाती है। वायुमंडल में जब भी बिजली चमकती है या फिर लाइटनिंग होती है, अंतरिक्ष विकिरण होता है, तो नाइट्रोजन का भी यौगिकीकरण किया जाता है या यौगिकीकरण होता है। तो गाइस महासागरों में भी आपकी कुछ समुद्री जीव होते हैं जो इनका यौगिकीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधों में इनका स्वांगीकरण भी हो जाता है। तो सिंपल तौर पर देखो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। अब हमारे पृथ्वी पर जो आपके ग्रीन ब्लू या मिट्टी के जीवाणु है वो भी नाइट्रोजन डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपके कुछ समुद्री जीव भी डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं। शाकाहारी जंतुओं द्वारा जो नाइट्रोजन है वो पौधे जब वो खाते हैं ना तो उसके कुछ पार्ट में उनके अंदर चला जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, फिर मृत पौधे यानी जब वो मर गए जानवर या पौधे तो जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो मिट्टी में मिल जाएगा, फिर बैक्टीरिया द्वारा उसे नाइट्रेट में बदल देंगे नाइट्रोजन को। और फिर कुछ जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रेट का फिर नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदला, नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में बदला, और फिर क्या होंगे, फिर पुण्य हरे पौधे नाइट्रोजन यौगिकीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से पुण्य स्वतंत्र रूप से दोबारा से डीनिट्रिफिकेशन भी हो जाता है। यानी देखो सिंपल सी बात है भाई, पहले क्या हुआ था, पहले आपका 1 मिनट,
तो पहले क्या हुआ था, पहले आपका नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन पौधों ने ग्रहण की, पौधों के मर गए मिट्टी में मिल गया, तो मिट्टी में मिलते नाइट्रेट में बदल गई, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट में बदल गई, आखिर में जाकर फिर दोबारा से नाइट्रोजन में बदल जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डीनाइट्रीकरण प्रक्रिया। नेक्स्ट आता है अन्य खनिज चक्र, यानी अदर मिनरल सर्कल। तो इसमें क्या होता है, जैवमंडल में जो आपके भू रासायनिक तत्व होते हैं जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनके अतिरिक्त पौधे और प्राणी जीवन के लिए अत्यंत महत्व के लिए बहुत से अन्य खनिज मिलते हैं। जीवधारियों के लिए आवश्यक ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप से मिलते हैं। ठीक है, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, और ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में और झील में और नदी और समुद्रों में भी पाए जाते हैं। और यानी घुलनशील लवण यानी पानी में घुल जाते हैं, तो ये जल चक्र में भी सम्मिलित हो जाते हैं, तभी अपक्षय प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपट्टी पर और फिर बाद में समुद्र तक भी पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा आदान प्रदान इनका होता रहता है। समुद्र तक पहुंच गए, अन्य लवण क्या होंगे, तलछट के रूप में धरातल पर पहुंच जाएंगे, और फिर अपक्षय होगा, अपक्षय द्वारा अपर्दन वगैरह होगा, तो इसमें ये शामिल हो जाते हैं। और फिर जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिजों लवणों से अपने ही खनिजों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से ये खनिज एक जगह से दूसरे जगह पर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करें तो किसी पारितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में जो परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था होती है उसे ही पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। ये तभी संभव है जब आपके जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे, कर्म से परिवर्तन हो, लेकिन ऐसा प्राकृतिक अनुकर्मण के द्वारा ही होता है। इसे पारितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। ये संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा और आपसी सहयोग से भी होता है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है भाई, एक स्ट्रॉन्ग प्रजाति का जीव है और एक बेचारा छोटा सा है, तो ये इसको खाएगा ही। ठीक है, ये इसको खाएगा, ये इस अपने से छोटे वाले को खाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। और कुछ जो प्रजातियां होती हैं उनको जिंदा रहने के संघर्ष में से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। यानी ऐसा ना हो कि आपके छोटे जीव बचे ही ना। ठीक है, तो हर प्रजातियों में एक संतुलन, एक बैलेंस बनना ज़रूरी है। प्रजातियों की संख्या निश्चित बनी रहती है तो संतुलन भी बना रहेगा। अगर आपकी जो प्रजातियां हैं वो कम होती चली गई तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जहाँ शाकाहारी जंतु अत्यधिक संख्या में होते हैं, दूसरी ओर वहाँ मांसाहारी अधिक नहीं होते। अगर मांसाहारी अधिक होते तो इनको खा नहीं जाते। ठीक है, और शाकाहारियों के शिकार पर निर्भर होते हैं, अतः इनकी संख्या नियंत्रित रहती है। यानी जो शाकाहारी है फिर उनका शिकार हो जाता है, फिर भी संख्या नियंत्रित रहती है। पौधों के पारिस्थितिकी संतुलन में भी काफ़ी बदलाव है। जैसे वनों की प्रारंभिक प्रजातियों में आपका कोई व्यवधान, जैसे स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करके प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता है, क्योंकि किसान जो होते हैं ये घुमंतु किसान, ये एक एरिया पर इन्होंने वनों को साफ किया, वहाँ पर अपनी खेतीबाड़ी की, फिर आगे बढ़ गए इस तरीके से। तो ये परिवर्तन भी आपकी प्रतिस्पर्धा के कारण ही होता है। जहाँ द्वितीय वन प्रजातियों जैसे घास, बांस, चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर ही उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। तो यही आपका सक्सेशन कहलाता है, यानी अनुक्रमण भी कहलाता है। पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण क्या है, नई प्रजातियों का आगमन, नई प्रजातियां आना, विपदाएं आना, यानी आपके बाढ़ है, चक्रवात है, तूफान है, इस तरीके की ज्वालामुखी फटना है। मानव जनित कारक भी, मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित होता है कहीं ना कहीं, और पूरे पारितंत्र के संतुलन को प्रभावित करता है मनुष्य का हस्तक्षेप। और इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीय अनुक्रमण भी आते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर आपका ज्वालामुखी जो दबाव है वो भी बढ़ता है, और जिससे आपका इकोलॉजिकल सिस्टम भी प्रभावित होता है। पर्यावरण के वास्तविक रूप को हमने कब बिल्कुल नष्ट कर दिया है, सामान्य पर्यावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव है। और आपदाएं भी असंतुलन से ही पैदा होती हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, बीमारियां और कई आपकी अन्य जलवायु संबंधी आपदाएं। विशेष आवास स्थानों में पौधों और प्राणी समुदायों में घनिष्ठ अंतर संबंध होते हैं। जैसे निश्चित स्थानों पर आपके जीवन में विविधता वहाँ के पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। इन कारकों का समुचित ज्ञान और समझ ही पारितंत्र के संरक्षण और बचाव के प्रमुख आधार हैं। तो काफ़ी हद तक गाइस हम जिम्मेदार हैं इम्बैलेंस की। तो अगर मनुष्य चाहे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचा सकता है, केवल उसको बचाने की नीड है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के जवाब, निम्न में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है, केवल पौधे, केवल प्राणी, सभी जीवित जीव या सभी जैव और अजैव जीव। तो गाइस आपके सभी जैव और अजैव जीवों को जैव मंडल में शामिल किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं सवाना। नेक्स्ट आता है चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्न में से क्या बनाती है, तो गाइस आयरन ऑक्साइड बनाती है। राइट आंसर रहेगा आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है, तो गाइस जल के साथ मिलकर बनाती है कार्बोहाइड्रेट। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, जो एनसीईआरटी के ही थे क्वेश्चन ये चारों। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट होता है, जिसमें आपने बहुत कुछ पढ़ा। गाइस ये बताना चाहूँगी ये चैप्टर आपका पीआरटी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी पीजीटी और टीजीटी वाले भी इस चैप्टर को स्किप ना किए, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर जो 15 है वो कंप्लीट होता है। अब क्लास 11 का केवल एक ही चैप्टर रहता है, चैप्टर नंबर 16, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। तो चैप्टर को अच्छी तरीके से कर लेना। और गाइस एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पीजीटी ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हो तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।